नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेज में। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आप भी साथ साथ इस प्रश्नोत्तरी को करें और अपनी तैयारी को परखें कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलो अपने प्रश्नोत्तरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। प्रश्न 1 नंबर, रेडियो कार्बन विधि क्या है? तो दोस्तों रेडियो कार्बन जो विधि है वो प्राचीन वस्तुओं के काल निर्धारण की एक विधि है, जिसका प्रारंभ जो है वो विलियर्ड लिबी ने किया था। विलियर्ड लिबी। इसमें प्रयुक्त कार्बन जो 14 तत्व है दोस्तों, उसका जीवन काल माना जाता है 5730 वर्ष, और यह पत्थरों एवं हड्डियों की रासायनिक जांच प्रक्रिया का वर्णन करती है। रेडियो कार्बन विधि सी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो किया गया है दोस्तों 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यही काल इसका सर्वमान्य काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का आधार था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो आधार है वो है दोस्तों मुद्रा। हड़प्पा जो वासी थे दोस्तों वो सेल खड़ी या दोस्तों स्टेटाइट, सेल खड़ी या स्टेटाइट मिट्टी से मोहरों का निर्माण करते थे। ये मोहरें 3 प्रकार की थी, वर्गाकार दोस्तों, आयताकार और दोस्तों बेलनाकार। 3 प्रकार की मोहरें मिली हैं। और ये जो मोहरें हैं दोस्तों सर्वाधिक संख्या में मिली हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक संख्या में मिली हैं मोहनजोदड़ो से। और सबसे ज़्यादा अभिलेख वाली मोहरें जो हैं वो मिली हैं दोस्तों हड़प्पा से। तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की हमें सर्वाधिक जानकारी किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मोहरों से प्राप्त होती हैं। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का सबसे बड़ा जो आधार है दोस्तों वो क्या है? इसकी मोहरें हैं। उसके बाद हम बात करें इन मोहरों के ऊपर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अंकन मिला है वो मोहरों के ऊपर सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है वृषभ का अंकन सबसे ज़्यादा किया गया है। और इनकी जो लिपि में अगर हम बात करें कि इनकी जो लिपि है, लिपि में सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है मीन मछली का। और सर्वाधिक प्रयुक्त जो इनका चिन्ह है वो है दोस्तों यू आकार का। सिंधु वासियों की जो लिपि है उसमें दोस्तों 64 मूल चिन्ह थे और उसमें 400 अक्षर थे। 64 मूल चिन्ह हैं दोस्तों और 400 हैं दोस्तों अक्षर। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के मूर्ति कला की सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है दोस्तों? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो दोस्तों हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ये एक नग्न नारी प्रतिमा है जो त्रिभंग मुद्रा में है दोस्तों, त्रिभंग मुद्रा में है। इसको लोस्ट फैक्स पद्धति से बनाया गया है। यह प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है। यह प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है और यह सिंधु सभ्यता का कला क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। कला के क्षेत्र में सिंधु वासियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है दोस्तों? तो कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो शतरंज बोर्ड के जो 2 नमूने हैं दोस्तों वो लोथल से प्राप्त होते हैं। शतरंज बोर्ड के 2 नमूने लोथल से प्राप्त होते हैं जो इनके मनोरंजन का साधन था। इसके अलावा पशुओं की जो लड़ाई वगैरह है वो भी इनके मनोरंजन का एक साधन था।
विभिन्न स्थानों से हमें छोटी छोटी खिलौना नुमा बैलगाड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जो भी एक मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा निर्मित है। तो दोस्तों एक मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो पत्थर से निर्मित है। यह जो प्रतिमा है दोस्तों वो संभवतः पुरोहित की प्रतिमा है, पुरोहित या पुजारी की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के कंधे के ऊपर एक शॉल बना है दोस्तों, शॉल। इस शॉल के ऊपर तिपैया पद्धति से कढ़ाई की हुई है, अर्थात सिंधुवासी कढ़ाई और बुनाई से परिचित थे। ये लोग वस्त्रों को सील कर पहनते थे। तो इस पुजारी की प्रतिमा हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। हड़प्पा से दोस्तों अन्नागार प्राप्त हुआ है, जबकि विशाल अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अन्नागारों की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है दोस्तों, लगभग जिसमें 12 अन्नागार हैं। उसी के पास ही श्रमिक आवासों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, श्रमिकों के आवास बने हुए हैं दोस्तों। तो यह जो अन्नागार जो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये नगरगढ़ी के दोस्तों अंदर था। इसी के साथ यहाँ पुरुष नर्तक की मूर्ति, पुरुष नर्तक यानी काले पत्थर से निर्मित, तो पुरुष नर्तक की मूर्ति दोस्तों हड़प्पा से मिली है और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह प्राप्त होती है मूर्ति दायमाबाद महाराष्ट्र से। दोस्तों यह बहुत ही प्रचलित प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित। इस सभ्यता में दोस्तों एक कांसे से बना रथ है, कांसे से बना रथ है जो हमें दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। दायमाबाद कह लें दोस्तों या दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको स्थल बता देता हूँ, जिससे आपको इसका उत्तर जो है प्राप्त हो जाएगा। इसका जो पश्चिम की तरफ स्थान है दोस्तों, वो सबसे पश्चिमी स्थान था सुतकागेडोर। ये दोस्तों बलूचिस्तान में है। और दोस्तों ये दाश्क नदी के किनारे है। उत्तरी स्थान जो है इसका दोस्तों वो है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और चिनाब नदी के किनारे है। पूर्वी जो स्थान है दोस्तों वो है आलमगीरपुर, ये दोस्तों हिंडन नदी के किनारे है यूपी में। और जो इसका सबसे दक्षिणी स्थान है दोस्तों वो है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। और ये दोस्तों परवरा नदी के किनारे है। उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर की, और पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 1600 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है दोस्तों वह उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम अधिक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें इस सभ्यता का, तो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। इसका जो आकार है दोस्तों वह है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार है। तो अगला प्रश्न करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा की ओर संकेत करते हैं? तो दोस्तों जो स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है, यह हमें सूर्य पूजा की ओर संकेत करता है। तो इसका सही उत्तर है सूर्य पूजा। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंध सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष जो हैं हमें दोनों ही प्रकार के प्राक यानी इस सिंधु सभ्यता को हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक तो है प्राक हड़प्पा काल, दूसरा है दोस्तों विकसित हड़प्पा काल या विकसित हड़प्पा, और तीसरा है दोस्तों उत्तर हड़प्पा काल। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा और ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि विकसित हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य जो है हमें वो बनवाली से प्राप्त होते हैं, क्योंकि कालीबंगा जो है वो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता सीमित थी। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में ये दोस्तों फैली हुई है। तो दोस्तों ये हम बात करते हैं, ये है भारत, इधर दोस्तों अफ़गानिस्तान में इसके स्थल मिले हैं, वो है सोर्तोगोई और गुंडीकाक, ये हैं स्थल दोस्तों अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में दोस्तों इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जो स्थल हैं उनमें सर्वाधिक पाकिस्तान में प्राप्त हुए थे, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक इस सभ्यता के स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। और भारत में पूछे किस राज्य से, तो सर्वाधिक गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं, काठियावाड़ क्षेत्र से। तो 3 देशों में प्रसार है इसका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में गुजरात दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी, इन राज्यों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो हैं प्राप्त होते हैं। तो अब इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता सीमित थी। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत कश्मीर, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, कश्मीर, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के भागों एवं काठियावाड़ में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक भाग गंगा यमुना दोआब के प्रदेश में। तो दोस्तों गंगा यमुना दोआब का संबंध जो है वो सिंधु सभ्यता से नहीं है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अंतर्गत दोस्तों सारा ही क्षेत्र आ गया कि बलूचिस्तान, सिंध, मुल्तान और पंजाब प्रांत, और दूसरा जो है दोस्तों पश्चिम सीमा प्रांत तथा काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा स, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के भागों एवं काठियावाड़ क्षेत्र से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार निम्न में से किस स्थान पर खोजा गया। तो विशाल स्नानागार के जो है हमें अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये जो विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसका आकार है 39 × 23 × दोस्तों 8 मीटर, इस आकार से हमें प्राप्त हुआ है। इसके उत्तर दोस्तों, उत्तर और दक्षिण में स्नानागार में उतरने के लिए दोस्तों सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उत्तर दक्षिण में स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकासी के लिए नाली बनी थी, जिससे इसका पानी ड्रेनेज के द्वारा निकाला जाता था। और इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों एक कमरा मिला है, जिसमें एक कुआं मिला है, जिससे इस स्नानागार में जल भरा जाता था। पास ही यहाँ कुछ रूम मिले हैं जो संभवतः पुजारियों के लिए वस्त्र वगैरह बदलने के लिए थे। ये कुछ आवास यहाँ बने हुए हैं। तो दोस्तों ये जो विशाल स्नानागार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ ईंटें जो हैं, सिंधु सभ्यता की अब तक की सर्वश्रेष्ठ ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं दोस्तों, तो इसी स्नानागार से प्राप्त होती हैं। इसमें चकमक मिट्टी का जो प्रयोग जो है वो किया गया है। स्नानागार बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये धार्मिक अनुष्ठान हेतु पुरोहितों के स्नान के लिए था। धार्मिक अनुष्ठान हेतु पुरोहित, संभवतः उस समय जो शासक रहा हो, जो भी प्रशासक वर्ग रहा हो, उसके स्नान के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, ब्राह्मणी सांड सिंधु सभ्यता घाटी के लोगों के लिए था। तो दोस्तों
सांड जो है वो इनका क्या था, पवित्र पशु था। जो सांड जो है उसको एक कलसृंगी वृषभ, दोस्तों हम इसे सांड कह लें, कुब्बड़ वाला बैल कह लें, कुब्बड़ वाला बैल, ये दोस्तों सांड को ही कहा जाता था। तो ये इनका दोस्तों पवित्र पशु था। सर्वाधिक मोहरों पर हमें वृषभ की आकृति प्राप्त होती है तथा सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से हमें वृषभ की मरण मूर्तियां यानी मिट्टी से बनी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि ये इनका क्या था, पवित्र पशु था। अगला प्रश्न करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यतर सभ्यता कहते हैं क्योंकि यह एक शुरुआती सभ्यता थी। इसकी लिपि चित्रलिपि थी। इसकी अपनी एक निश्चित अर्थव्यवस्था थी। यह नर्मदा घाटी तक विस्तृत थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता को आर्यतर सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इस सभ्यता का इसका उत्तर है कि यह एक शुरुआती सभ्यता थी। आर्य सभ्यता के बसने से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पाई स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। तो ऊँट की हड्डियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बात करें हमें दोस्तों तो कुत्ते की मरण मूर्तियाँ, कुत्ते की 3 मरण मूर्तियाँ हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से हमें दोस्तों गधे की अस्थियाँ प्राप्त होती हैं तथा रोपड़ से हमें दोस्तों एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ से हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से दोस्तों जो योगी की प्रतिमा मिली है, उस योगी की प्रतिमा के एक तरफ भैंसा और गेंडा है, दूसरी तरफ दोस्तों हाथी और व्याघ्र है। हाथी और व्याघ्र, सामने है हिरण। तो इतने पशुओं की जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसके अलावा भेड़, बकरी, खरगोश, इनकी भी जानकारी इन लोगों को थी। तो अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है दोस्तों कालीबंगा। इससे हमें प्राक हड़प्पा कालीन या हम इसे कहें प्रारंभिक हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो दोस्तों इंद्र को उत्तरदायी माना है दोस्तों सर जॉन मार्शल ने। इन्होंने जो इस सभ्यता का कारण जो है वो बाढ़ को माना है, और जो बाढ़ है दोस्तों वर्षा का देवता इंद्र है, इसलिए इनडायरेक्ट रूप से इंद्र को इन्होंने उत्तरदायी माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों उसकी जो खोज है वो है राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी ने की थी 1922 में। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता स्थल की खुदाई की। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं दोस्तों वो हमें सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से सर्वप्रथम सूती वस्त्र प्राप्त होता है। उसके बाद में कालीबंगा जो है वहाँ से भी एक सूती वस्त्र है जिसमें लिपटा हुआ उस्तरा मिला है दोस्तों, यानी यहाँ से भी, और साथ में कपास के भी अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा से कपास के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से दोस्तों चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और हड़प्पा जो है दोस्तों यहाँ से भी बाजरे की कुछ किस्में, तिल वगैरह के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन सिंधु का बाग कहलाता है? तो इसे दोस्तों सिंध का बाग
पूछा। इसके कहने का मतलब दोस्तों सिंध का बाग है, तो सिंध का बाग जो है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो स्थल है वह पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है, इसीलिए सिंध एरिया लरकाना ज़िले के आसपास का क्षेत्र ये कहलाता है सिंध का बाग। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश किससे कहा गया है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेरियन लेखों में, तो सुमेरिया का मतलब है दोस्तों सुमेरियन लोगों ने मेसोपोटामिया सभ्यता को बसाया था। मेसोपोटामिया, तो इसका कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहाँ थी? इराक में दजला और दोस्तों फरात नदी के किनारे। दजला को कहते हैं दोस्तों टिग्रिस और फरात को कहते हैं दोस्तों यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, तो ये हमें प्राप्त होता है। इसके कहने का कहाँ से ये प्राप्त हुआ है हमें? किसे हाथियों का देश, उगते सूर्य का देश कहा जाता था, जो सबसे फेमस है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों दिलमुन को। दिलमुन को जो दोनों के मध्य एक व्यापारिक तट का काम करता था, उसे हाथियों का देश व उगते सूर्य का देश कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे? तो दोनों में से एक ही हैं दोस्तों। तो ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा है कि दोनों ही सभ्यता के लोग एक ही थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों समुद्र में व्यापार का मुख्य केंद्र जो था वो एक तो लोथल था, दूसरा है दोस्तों सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। सुतकागेडोर ये भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख एक केंद्र था, समुद्री सीमा से संबंधित। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों सिंधु व्यापार का मुख्य जो केंद्र है वो है लोथल। ये व्यापारिक व बंदरगाह दोनों नगर थे। अगला प्रश्न है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? तो दोस्तों आर्यों के आक्रमण को कारण मानते हैं व्हीलर। व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का जो है विनाश हो गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो सिंधुवासी जो हैं वो सबसे ज़्यादा आयात किस वस्तु का करते थे दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा आयात होता था धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का। धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का सर्वाधिक आयात किया जाता था। सोना चांदी ईरान इराक से मंगाया जाता था, बदख्शा से दोस्तों लार्जवद मणके मंगाए जाते थे। अगला प्रश्न अपने करते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। सूची 1 में सिंधु सभ्यता के स्थल दिए हैं और सूची 2 में वहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष दिए गए हैं। तो दोस्तों जूनी कुरान से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। विशाल स्टेडियम के साक्ष्य 2 स्थलों से मिले हैं दोस्तों, एक तो धोलावीरा और दूसरा जूनी कुरान से। दूसरा दोस्तों सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के अपुष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। घोड़े की अस्थियों के अपुष्ट प्रमाण। दूसरा दोस्तों पिराक घाटी से भी क्या है, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोथल दोस्तों एक बंदरगाह नगर था, अभी हमने पढ़ा। और धोलावीरा से दोस्तों कृत्रिम जलाशय प्राप्त होते हैं 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है?
तो सिंधु घाटी के समाज में शक्ति के प्रतीक से संबंधित जो है पशु वो है दोस्तों वृषभ। इनका पूजनीय पवित्र उनको ऊर्जा देने वाला पशु कौन था? वृषभ था। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया। तो दोस्तों आलमगीरपुर का उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा अर्थात YD शर्मा द्वारा आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। यहाँ से हमें सार्वजनिक रसोई के और रोटी बेलने की चौकियाँ प्राप्त होती हैं, सार्वजनिक रसोई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनके घर जो हैं दोस्तों वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से। परंतु कुछ स्थानों जैसे लोथल, कालीबंगा, यहाँ से घर जो हैं दोस्तों वो कच्ची ईंटों से मिले हैं और सड़कें और नालियाँ पक्की ईंटों से मिली हैं। तो यहाँ इनके घर जो है मुख्यतः वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों चांदी जो है उसकी उपलब्धता का प्रथम जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता का प्रथम साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों जो मिट्टी है उस मिट्टी के ऊपर सामान्यतः रंग का लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लाल और दोस्तों इसके साथ काला, लाल काले मृद भांड हड़प्पा संस्कृति की विशेषता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह पूर्व आर्य समय से माना जाता है, पूर्व आर्य। हालांकि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे। कहीं मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले, परंतु मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली है दोस्तों, योगी की मूर्ति। तो ये मोहनजोदड़ो से दोस्तों प्राप्त होती है। तो ये आर्य सभ्यता से पूर्व का काल है, इसलिए पूर्व आर्य काल। सिंधु घाटी के निवासियों के जानने के मूल स्रोत हैं वहाँ पाई गई। तो इसके बारे में किस चीज़ से मूल स्रोत है? तो मूल स्रोत है इनका दोस्तों मोहरें। सिंधु सभ्यता के बारे में जानने का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? तो मोहरें हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न, अब तक सिंधु सभ्यता की 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं जिनसे सिंधु लिपि के अंदर लेख अंकित किए गए हैं। और इन मोहरों पर आपको बताया था मैंने दोस्तों वृषभ की आकृति सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है, ये सेल खड़ी मिट्टी से निर्मित थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों? प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इस सभ्यता के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, महानिदेशक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो दोस्तों यहाँ पर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की थी, परंतु वह इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल दिए गए हैं और उनके सामने सूची सेकंड में उनको उत्खनन करने वाले कुछ इतिहासकार दिए गए हैं। हमें इन्हें सुमेलित करना है कि हड़प्पा की जो दोस्तों खोज है वो कि दयाराम साहनी ने 1921 में, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, पंजाब प्रांत में। लोथल दोस्तों, लोथल की जो खोज है वो कि SR राव ने। सुरकोटड़ा दोस्तों गुजरात में स्थित स्थल है, इसकी खोज की थी JP जोशी ने।
और धोलावीरा वी के थापर। और दोस्तों यहाँ भी 1964 में जगपति जोशी भी धोलावीरा से संबंधित हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो गया सुमेलित 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न करते हैं अपने दोस्तों। हड़प्पा पुरातत्व के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? तो अभी हमने बात की थी, सर जॉन मार्शल इस पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा मिली है, त्रिभंग मुद्रा में लोस्ट वेस्ट पद्धति से बनाई गई थी, मोम पद्धति से बनाई गई थी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है और यह नृत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जो उत्तरी सीमा है, यहाँ स्थल प्राप्त हुआ है दोस्तों मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर से। तो इसका सही उत्तर है मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी सीमा जो है वो दोस्तों बताया था आपको दाइमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे यूपी में, और पश्चिमी सीमा सुतकागेडोर जो है वो बलूचिस्तान से प्राप्त होती है। तो अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों अपने। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो दोस्तों सिंध के अंदर अवस्थित है मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 व 3। तो उत्तर इसका सही है ब। 2 व 3 मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और चान्होदड़ो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था, और दूसरों जो चान्होदड़ो है वो गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया। चान्होदड़ो जो है वहाँ से हमें पक्की हुई मिट्टी की नालियाँ, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। एकमात्र स्थल है जहाँ से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, झुककर जाकर संस्कृति और गुड़िया निर्माण उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह सिंधु सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय लिपि हड़प्पा कालीन लिपि के सर्वाधिक निकट या समान रूपी प्रतीत होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द्रविड़ लिपि। इसीलिए राखलदास बनर्जी ने सिंध वासियों को द्रविड़ मूल का बताया है। सिंध वासियों को द्रविड़ मूल का बताया है, और यह सर्वमान्य मत है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे योगी की निम्नलिखित में से किससे पहचान की गई है? तो दोस्तों इसकी पहचान जो है पशुपति शिव के रूप में की गई है, और इसकी ये पहचान करने वाले व्यक्ति हैं जॉन मार्शल। इन्होंने इसे आदि शिव का रूप बताया है। बालाकोट, जहाँ दोस्तों एयर स्ट्राइक की थी भारतीय सेना के जवानों ने, तो बालाकोट प्राप्त पाकिस्तान का एक स्थल है। इस बालाकोट से दोस्तों विशाल इमारतों के अवशेष पाए गए हैं। जहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है? तो बालाकोट जो दोस्तों हैं यह मध्य दक्षिण बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है बालाकोट। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न, सिंधु घाटियों के निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। तो मनोरंजन के जो प्रमुख साधन है दोस्तों वो जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना, पक्षियों को फंसाना व रोपड़ खेलना। तो दोस्तों ये सभी जो हैं सिंधु वासियों के मनोरंजन के साधन थे। हमें विभिन्न मृद भांडों, मोहरों पर शिकार के दृश्यों के बारे में पता चलता है। हमें विभिन्न स्थानों से जैसे गणेश्वर राजस्थान से प्राप्त सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे आदि प्राप्त होते हैं, तथा अन्य स्थानों से भी इस प्रकार के मनोरंजन के साधन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शतरंज व
पशुओं की दौड़ या लड़ाई भी इनके मनोरंजन के साधन रहे होंगे। हमें धोलावीरा व जूनी कुरान से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों की संस्कृति नष्ट हो गई तो लगभग दोस्तों जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता की संस्कृति जो है वो नष्ट हो गई। और वैसे मूल जो इसका काल है दोस्तों वो 2350 से 1750 के आसपास माना जाता है, जबकि बड़े स्तर पर देखें तो 2500 से 1750, जबकि एनसीईआरटी जो है इसके अंतर्गत इसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न, किस विद्वान का मत यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया? तो दोस्तों आर्यों का जो आक्रमण है वो उसके बारे में बताते हैं गार्डन चाइल्ड व व्हीलर के अनुसार कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या हम राउंड फिगर में बात करें 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये सभ्यता थी। इसका आकार जो है दोस्तों वो त्रिभुजाकार था। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर की दूरी में ये सभ्यता फैली थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को कौन सी नदी जोड़ती है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंधु नदी जो है वो जोड़ती है, क्योंकि हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर। रावी नदी सिंधु की सहायक है, इसीलिए दोनों को जोड़ने वाली जो नदी है वो है सिंधु नदी। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि सिंधु भाषा द्रविड़ है? तो दोस्तों फादर हेरास ने कहा है कि सिंधु भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा है, जबकि हड़प्पा वासियों का संबंध द्रविड़ों से बताने वाले या सर्वमान्य मत वाले व्यक्ति हैं राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे लंबे शिलालेख में कितने अक्षर हैं? तो दोस्तों जो शिलालेख है वो धोलावीरा से मिला है, एकमात्र शिलालेख, और इसमें 17 अक्षर हैं, तो इसका सही उत्तर है 17। अगला प्रश्न, सैंधव अवशेषों में किस स्थल से पीतल की बनी हुई बतख मिली है? तो दोस्तों पीतल से बनी हुई बतख जो है वो हमें प्राप्त होती है लोथल से। वो लोथल गुजरात का स्थल है दोस्तों, लोथल गुजरात। रंगपुर भी दोस्तों गुजरात में है, चानुद्रो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरठ के पास। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा निर्मित है? तो यह प्रतिमा, ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं दोस्तों, पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न, हड़प्पाइयों की सबसे सुंदर ईंट चिनाई कला पाई जाती है? तो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है दोस्तों, उस स्नानागार के अंदर सिंधु सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ चिनाई कला व सर्वश्रेष्ठ ईंटें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो नगर हैं वो समकोण पर शतरंज बोर्ड की आकृति में थे। इस तरह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मध्य क्षेत्र जो है दोस्तों इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया इसे। घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। छोटी गलियों में एकमात्र स्थल मिला है दोस्तों लोथल, जहाँ से घरों के दरवाजे जो हैं दोस्तों वो मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। बाकी सभी स्थलों में घरों के दरवाजे पीछे बनी छोटी गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। इसका अपवाद है लोथल। इसी तरह ये दोस्तों ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वो पूरी हुई। ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों हम वैदिक काल से संबंधित आपके लिए लेकर आएंगे 50 प्रश्नों की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।